नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्माती दिखाई पड़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं के दौरे, जनसभाओं और प्रचार अभियानों का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज जो है पीएम मोदी बिहार में चुनावी मैदान में जो है सभाएं करने जा रहे हैं, चुनावी मैदान को संभालने जा रहे हैं। पीएम मोदी का बिहार दौरा आज के लिए निर्धारित है। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी आरा, नवादा और पटना में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा भोजपुर जिले के आरा में होगी, जहां पर पीएम मोदी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी नवादा में आयोजित दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के जुटने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस दौरान मंच से पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। जनसभाओं के बाद पीएम मोदी राजधानी पटना पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के तुरंत बाद पीएम मोदी शाम करीब 5:30 बजे पटना में एक भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम के अंतिम चरण में पीएम मोदी शाम करीब 6:45 पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और राज्यवासियों की शांति, समृद्धि और एकता की कामना करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आपको बताएं कि ताबड़तोड़ आज अलग अलग जगह पर दौरा है और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनामिका जी जुड़ गए। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। बहुत धन्यवाद जी अनामिका जी, जिस तरीके से जो पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, अब जो है पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, बहुत कम वक्त बचा है, क्या लग रहा है इनका असर होगा? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं बिहार चुनाव को? असर तो हो चुका है और हर्षोल्लास के साथ आज पटना वासी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में शामिल होंगे। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को अपने दिल से, हार्ट से जोड़ के देखा है और बिहार के लिए कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि बिहार के ज्यादातर वोटर अब एनडीए के साथ खड़े हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख रहे हैं, उनके कार्य को देख रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को देख रहे हैं। और लेकिन इस बार अनामिका जी जिस तरीके से नहीं है, हाँ, ये मानने की बात है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में 15 लाख करोड़ की राशि दी है बिहार को, तो वो एक ऐतिहासिक है। और इन लोगों ने, जो महागठबंधन के लोग चिल्ला रहे हैं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उन्होंने बिहार को लूटा, बिहार को गड्ढे में डालने का प्रयास किया और लगभग गड्ढे में डाल भी दिया। अपराध, अब एनडीए की सरकार है, यहाँ सुशासन कायम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ के लोगों में एक एहसास है, वो मानते हैं कि वो गार्जियन के रूप में है, तो निश्चित तौर पे इसका पूरा असर यहाँ के वोटिंग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस तरह से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, बच्चों के लिए कार्य हुए हैं, तो ये सराहनीय है और एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसमें और जिस तरीके से अनामिका जी, हालांकि बिल्कुल पूरे दमखम के साथ जो है बीजेपी आश्वस्त दिखाई पड़ रही है, आपकी बातों से भी यही लगता है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बदला था कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव जो है बिहार में लड़ा जा रहा है, क्योंकि अब तक देखा गया कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब जो एनडीए का जोर हो रहा है, क्या लग रहा है इस समय? हाँ, देखिए, अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे जब तक चाहेंगे। तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो इस पद के लिए एलिजिबल हैं, जब तक वो चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री रहूं, तो वही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, मुख्यमंत्री ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब तक वो चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि ये हो सकता है एनडीए की मजबूरी भी हो, क्योंकि बिहार में अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बराबरी से माननीय नीतीश कुमार जी को अपना सहयोगी माना है और सहयोगी मानते रहेंगे। और जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है,
तो वो एक इतिहास रचा है उन्होंने। बिहार के विकास को रफ्तार दी है माननीय नीतीश कुमार जी ने। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी, अनामिका जी, बीजेपी कहीं ना कहीं ये पूरा आश्वस्त है इस बात को लेकर कि बिहार में बीजेपी के पास चेहरा अपना कोई नहीं है। देखिए, चेहरे तो हमारे पास है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, लेकिन हम लोगों ने गार्जियन बनाया माननीय नीतीश कुमार जी को और उनको गार्जियन मानते हैं। चलिए, गार्जियन आप लोगों ने बनाया है, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी कि जो है चुनाव है इसमें जीत आपको हासिल हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अनामिका जी। तो आपको बता दें कि बिहार में नीतीश ज़रूरी है या फिर बीजेपी की मजबूरी है। दरअसल इसको लेकर हालांकि चर्चाएं अक्सर होती ही रहती हैं और एक बार फिर से जो है बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त होते हुए कि बिहार में जो है नीतीश कुमार, जो नीतीश बाबू हैं, वो बड़ा चेहरा है और उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के नेतृत्व में जो है बीजेपी की जो मजबूरी हो जाती है बिहार में चुनाव लड़ना। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रुझाने के लिए वादों का भी दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में चुनाव रैलियों में जो है हिस्सा लेंगे। उनका पहला कार्यक्रम बेगूसराय के सोना चिमनी ग्राउंड में होगा, जहां पर वो जनता से जो है बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। इसके बाद खगड़िया के JNKT इंटर स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को वे गयाजी की वजीरगंज और औरंगाबाद के कटना में भी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर और वैशाली में चुनावी सभा करेंगे। शाह मुजफ्फरपुर में एक रैली करने वाले हैं। इसके बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता वैशाल के महुआ में भी जो है चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव मुकाम में चुनावी रैली करेंगे और RJD उम्मीदवार वीणा देवी के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद तेजस्वी भी अपने बड़े तेज प्रताप यादव की सीट पर जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश रोशन के समर्थन में प्रचार करेंगे। तेज प्रताप इस बार जो है अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में दुलारचंद मर्डर केस ने सनसनी फैला दी है। मामले में JDU प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह सहित 3 को पुलिस ने बीते देर रात गिरफ्तार किया। पटना के SSP के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस टीम अनंत सिंह को बाढ़ से लेकर जो है पटना पहुंची। इस दौरान रास्ते भर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही जो है उनके फेसबुक पेज पर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने मोकामा की जनता से खास अपील की है। अनंत सिंह ने अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा के जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें पुलिस के सिपाही उन्हें आधी रात साथ लेकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पोस्ट फेसबुक पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इसे लेकर वे लगातार चुनाव प्रचार में एक्टिव भी थे। इसी बीच दुलारचंद हत्याकांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं अनंत सिंह और उनके करीबी को आज मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश करेगी। अब बातचीत के लिए निहुरा यादव जी जुड़ गए मेरे साथ, RJD के प्रवक्ता हैं। निहुरा जी, बहुत बहुत स्वागत। JDU के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जिस तरीके से निहोरा जी, ये जो अनंत सिंह अब फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मोकामा सीट दिलचस्प होती दिखाई पड़ रही है, जो हत्याकांड में आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये बिहार में सुशासन की सरकार है और जहाँ भी कोई घटनाएं घटती हैं, चाहे मेरे ही दल का क्यों नहीं हो या बड़ा छोटा कोई भी हो, उससे बगैर फर्क किए हुए कानून उस पर कार्रवाई करती है। आपने देखा मोकामा की घटना के बारे में 3 दिन से विपक्ष के लोग तरह तरह की बात बोल रहे थे, लेकिन कानून अपना काम करके हम मेरे ही प्रत्याशी पार्टी के कानून कार्रवाई किया और गिरफ्तार किया। इसको कहते हैं सुशासन। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे यहाँ, कोई राजनीतिक पैरवी हमारे यहाँ सरकार में नहीं होता है। यह है नीतीश कुमार जी के शासन का प्रतिफल। लेकिन अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि मोकामा की जनता जो है उसका पूरा जो है वो करेगी, फैसला करेगी, मैं निर्दोष हूँ। ये तो झूठे आरोप लग रहे हैं। ये तो हर व्यक्ति कहता है ना कि जनता चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में अपील करें कि मोकामा की जनता फैसला करेगी। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि जो तेजस्वी यादव RJD के लोग जो आरोप लगाते हैं
तो आरोप पर हमारा कहना है, कल भी मैंने डिबेट में कहा था कि आप देखते रहिएगा, कानूनी कार्रवाई सरकार करेगी, प्रशासन करेगा। तो ये तो साबित हो गया ना कि आप जंगल राज की बात करते हैं, पार्ट 2 आ गया, बहुत लोग कर रहे थे। भाई यहाँ सुशासन है, कहीं भेदभाव नहीं होता है, अपराधी छोटा ही और बड़ा हो, अगर अपराधी कोई बड़े बाप का बेटा भी हो तब भी कार्रवाई होती है। ये साबित हो गया अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, समय दिया आपने। तो आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से जो बिहार में अब विधानसभा चुनाव के दरमियान जो दुलालचंद हत्याकांड को लेकर मामला गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो अनंत सिंह समेत जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि अनंत सिंह ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि अब जो है मोकामा की जनता पर भरोसा है, वो फैसला करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी अब जो पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्हें पेश किया जाएगा, तो आखिर क्या कुछ निकल कर अब इस पूरे मामले में सामने आता है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों में जो है ठंड महसूस अब होने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री ज़्यादा 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर बात प्रदूषण की करें तो राजधानी की हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सुबह से ही आसमान में धुंध और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे कि शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। इसके अलावा दरअसल आपको बताएं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह दिल्ली का औसत AQI 377 रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई। बता दें कि एम्स और आसपास के क्षेत्रों में AQI 421 पहुंच गई। वहीं वजीरपुर में AQI 432, तो चांदनी चौक में AQI 414, आनंद विहार में AQI 392 दर्ज किया गया। इन सभी इलाकों की वायु गुणवत्ता गंभीर या फिर बेहद खराब श्रेणी में है। ये सांस संबंधी और हृदय रोगों के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। तो AQI लेवल जो है एक बार फिर से दिल्ली NCR में 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि वाकई एक गंभीर स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है, गैस का गोला बनती जा रही है, और जो नुकसान इससे आम जनता को हो रहा है, ये वाकई बहुत ज़्यादा जो है घबराने का विषय है। क्योंकि इससे पहले अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें आप सोचिए कि 38% लोगों की जो है जान प्रदूषण से गई है। और 2010 के मुताबिक आप सोचिए कि 2010 से अगर 2022 10 साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 17 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं दिल्ली NCR में हवा प्रदूषित होने की वजह से उनकी जान चली गई, जो कि वाकई अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर ये मामला है। यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा और भयंकर हवाई हमला किया, जिसके निशाने पर जो है क्रास्नोडार के दक्षिणी क्षेत्र में ब्लैक सी तट पर स्थित तुआप्से बंदरगाह था। यह हमला एक तेल टैंकर पर यूक्रेन के ड्रोन से किया गया, जिससे कि भड़की आग ने पूरी बंदरगाह को अपनी चपेट में ले लिया। तुआप्से बंदरगाह रूस की प्रमुख ऑयल टर्मिनल और बड़ी बंदरगाहों में से एक है, जिस पर हुए इस हमले से रूस का निर्यात व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। रूस की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार यूक्रेन की सेना पिछले कुछ महीनों से रूस की ईंधन आपूर्ति और सैन्य रसद आपूर्ति को बाधित करने का प्रयास तेज कर रही है। ड्रोन अटैक के बाद गिरे मलबे से जो है तुआप्से के बाहर सोशनोवी गांव में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि किसी जान माल का जो है नुकसान इसकी खबर नहीं है, लेकिन तुआप्से रेलवे स्टेशन को भी ज़्यादा जो है आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इस हमले को जायज़ ठहराते हुए इसे अपने पावर ग्रिड पर रूस के हवाई हमले का बदला बताया है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए वीएन झा मेरे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। वीएन झा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत पर। धन्यवाद जी बिल्कुल झा साहब, जिस तरीके से एक बार फिर से जो है रूस और यूक्रेन में जो ये गर्मा गर्मी दिखाई पड़ रही है, कैसे इसको ले रहे हैं? जो यूक्रेन का जो रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, इस पर पहले क्या कहेंगे और इससे आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे इसको आप देखेंगे? देखिए, जिस तरह से कंफ्लैग्रेशन टाइम टू टाइम हो रहा है यूक्रेन के साइड से भी और रशिया के साइड से भी। रशिया ने भी पिछले दिनों ही लगभग 650 और अपने जो यूएवी थे वो कीव पे दागे हैं, यूक्रेन पे दागे हैं। और यूक्रेन का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो मिलिट्री का हो, एयरबेस हो, या ड्रोन बनाने के और स्टोर करने के साइट्स हो,
या उसको लॉन्च करने की साइड से उसको तबाह किया था। और दूसरी तरफ यूक्रेन की धरती से भी यूरोपियन यूनियन के, खास करके नेटो के जो कुछ मेंबर्स हैं, वो मॉस्को के ऊपर में या रशिया के अंदर के जो कुछ साइट्स हैं, खास करके उनके ऑयल और गैस फील्ड्स, इसके ऊपर में उन्होंने अटैक किए हुए हैं और क्रेडिबल अटैक किए हुए हैं। तो सिर्फ एक चीज इसमें ये है कि एक तरफ जब लोग शांति की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में शांति स्थापित हो, और दूसरी तरफ इस तरह के जब अटैक चल रहे हैं, और ये बहुत भारी अटैक्स हैं, ये छोटे मोटे 5-10 ड्रोन से और मिसाइल्स नहीं है, ये 100 के 100 ड्रोन और मिसाइल्स, जिसमें कहा 650 ड्रोन और मिसाइल्स अभी गिरे थे यूक्रेन में। तो इससे डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज ये है आज के दिन की कि जितने दिन ये जो सीज फायर है वो पोस्टपोन होता जा रहा है, उतना यूक्रेन को लॉस हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो डोनबास है आज के दिन में लगभग चला गया है रशिया के पास में। ज़पोरिज़िया, जहाँ पे इसके 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो चला गया है रशिया के पास में। खेरसन रशिया के पास में है। और इसी तरह से अगर ये सब चलता रहा तो लगता है कि यूक्रेन जो है वो बहुत छोटे एरिया में टोटली लैंड लॉक बन के रह जाएगा। जहाँ सब वही मेरा सवाल आपसे था, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन एक बहुत छोटी सी जो है भौगोलिक स्तर पर है, लेकिन रूस से अगर उसकी टक्कर हो रही है, और अब जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया गया है, जाहिर तौर पर जो है रूस की परमाणु शक्तियाँ जो है, जिस तरीके से जो हथियारों से जो शक्तिशाली रूस है वो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अब ये जो रूस पर जो यूक्रेन का अटैक हुआ, इसका क्या अब रिवर्ट होगा, क्या एक्शन का रिएक्शन होगा, जिसका जो असर जाहिर तौर पर जो है पूरी दुनिया में पड़ेगा? देखिए लता जी, आज से लगभग 2 साल पहले वो स्थिति पहुंच चुकी थी, जो स्थिति की अमेरिका ने जब जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था। मतलब वो जो रेड लाइन था वॉर का, जो कि रशिया एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर रह चुका है, पास का वो विश्व का सबसे टू मोस्ट कहते हैं कि पावरफुल स्टेट्स वो रह चुका है। तो आज के दिन में न्यूक्लियर आर्मामेंट्स अगर देख लीजिए, न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर देख लीजिए, तो रशिया में सबसे ज्यादा है। और रशिया इतनी ज्यादा जो क्षति झेल रहा है, क्यों झेल रहा है, हम जैसे एक्सपर्ट्स के ये चीज समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर अमेरिका जापान के ऊपर में अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल ना कर पाने की हालत में अगर न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, तो रशिया क्यों ये सह रहा है? लगातार जो नेटो के देश हैं यूरोप के, वो वही रशिया के ऊपर में अटैक कर रहा है। आपको याद होगा कि लगभग 12 एयरफील्ड पे उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, उसमें से 27 बॉम्बर्स को उन्होंने तबाह किए थे। तो तब भी रशिया ये चीज सहेगा था। अगर हम जैसे कोई लोग होते रशिया के, हम ऑफ कोर्स रशिया के शासक नहीं हैं, तो ऑब्वियसली कीव को या लिविव को इसको खत्म कर देते, इसको उड़ा ही देते। और अगर यूक्रेन के ऊपर में रशिया अगर मान लीजिए कल को एक न्यूक्लियर अटैक कर देता है, तो यूक्रेन तो तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नेटो देश को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा रशिया के ऊपर अटैक करने की। बिल्कुल, क्योंकि नेटो देश ये चीज जानती है कि यूरोप के रीजन में वो किसी तरह से रशिया को नेटो में जिस तरीके से शामिल होने के लिए जो यूक्रेन जो जिस तरीके से जो है लड़ाई लड़ रहा है, ये हालांकि देखने वाली बहुतों की बात होगी कि ये लंबे समय से, सालों साल से जो युद्ध चल रहा है, आखिर इसका परिणाम क्या होता है। फिलहाल आपने इस पर जानकारी दी, हमसे बात साझा की, बहुत शुक्रिया आपका बीन झा जी। तो आपको बता दें कि लगातार जो है सालों 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जो है युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम जो है राष्ट्र इसमें शामिल हुए, इन्वॉल्व हुए, लेकिन बावजूद इसके देखिए आज एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी निकल के सामने है, जिसमें यूक्रेन ने जो है रूस पर ड्रोन अटैक किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार।